पहले रिकॉल कर लेते हैं लास्ट क्लास में क्या कर लिया था। प्लेन मिरर्स की बात कर ली थी हम, और हम प्लेन मिरर्स पे कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे? इनक्लाइंड प्लेन मिरर्स का। तो बस ये चेक कर लो भैया, ये चीजें याद है या नहीं। इंक्लाइंड प्लेन मिरर के केसेस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इमेजेस? अगर एन इवन हो तो बिल्कुल, फिर कि डिग्री सबसे पहले माइनस तो हम एन कैलकुलेट करते हैं। अगर ये हमारे पास दो प्लेन मिरर्स हैं, मिरर M1 एंड मिरर M2, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो सबसे पहली चीज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एन की वैल्यू, और एन की वैल्यू आएगी 360 डिवाइडेड बाय थीटा। अब हम चेक करेंगे कि हमारी जो एन की वैल्यू है वो ऑड है, इवन है, या फिर फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहला केस इसमें था कि अगर एन की वैल्यू इवन आ रही है तो हमारी नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा कितनी होगी? एन एन माइनस माइनस वन वन। होगी। गुड। सेकेंड केस था कि अगर हमारी एन की वैल्यू ऑड है तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएगी? या तो फिर वो एन भी हो सकती है, या ये फिर एन एन माइनस वन। माइनस वन भी हो सकती है। एन होगी हमारी असिमेट्रिक के केस में। असिमेट्रिक का केस मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल बाइसेक्टर पे प्लेस नहीं होगा, वो कहीं और प्लेस्ड होगा। वेरस सिमेट्रिक का केस है, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे प्लेस्ड होगा। और फिर हमने थर्ड केस डिस्कस किया था कि अगर एन की वैल्यू फ्रैक्शन है, अगर एन की वैल्यू फ्रैक्शन है तो उस केस में हमें नंबर ऑफ इमेजेस में सिर्फ एन की इंटीग्रल वैल्यू लेनी है, जस्ट इंटीग्रल वैल्यू। और हमने इसका एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लिया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम एंगल 50 डिग्री ले लें तो हमारे पास नंबर ऑफ जो एन की वैल्यू आएगी वो 7.2 आएगी। तो उस केस में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेवन। 7। गुड। तो यार इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है जो एक इंपॉर्टेंट एंगल के लिए है, कि भाई हमारे पास दो प्लेन मिरर है इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। कि भैया ये दो प्लेन मिरर्स 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, एंड जो ये इमेजेस है वो किस, मतलब किस शेप पे या किस सरकमफ्रेंस पे वगैरह लाई करेगी। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है कि क्या वो एक एलिप्स पे लाई करेगी, थर्ड, सॉरी सेकंड, या एक स्क्वायर पे, या फिर वो एक पैरालोग्राम पे लाई करेगी, और लास्ट या फिर वो एक सर्कल पे लाई करेगी। ट्राई करो, मैंने आपको ये बताया हुआ था। एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या बोला मैंने, कि भैया अगर एंगल 90 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएगी, पहले तो ये चीज कैलकुलेट करनी है। फिर जितनी भी नंबर ऑफ इमेजेस आ रही है वो नंबर ऑफ इमेजेस सबकी सब कहाँ लाई करेगी? क्या वो एक एलिप्स पे लाई करेगी, या पैरेललोग्राम पे, या एक स्क्वायर पे, या फिर एक सर्कल पे? काव्य बिल्कुल ठीक। भाई सिर्फ एक ही का आंसर आया। तो सबसे पहले तो हम एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एन की वैल्यू कितनी आएगी? 360 डिवाइडेड बाई 90, तो ये हो गया 4। 4 है हमारा इवन नंबर। अगर 4 हमारा इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएगी? नंबर ऑफ इमेजेस आएगी n-1, तो कितनी आ गई है? 3 इमेजेस आ गई। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर हो गया कि इट विल बी 3 इमेजेस। अब उसके बाद हमें चेक करना है कि ये सारी की सारी इमेजेस कहाँ फॉर्म होंगी। तो देखो मैंने आपको बताया था कि यार अगर ये मैं दो प्लेन मिरर्स ले रहा हूं तो ये हमारे पास 3 इमेजेस बन कैसे रही हैं उसको चेक करो। कि यार ये हमारे पास एक मिरर हो गया M1, ये एक मिरर हो गया हमारे पास M2। यार कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। मैंने कहा कि ये है एंगल 90 डिग्री और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज मिरर M1 बनाएगा और एक इमेज बनाएगा मिरर M2। आई रिपीट, भाई मिरर M1 के लिए कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। तो एक इमेज बनाएगा मिरर M1, एक इमेज बनाएगा मिरर M2। दो इमेज तो हो गई। अब थर्ड इमेज कैसे बनेगी? तो जैसे कल मैंने आपको पैरेलल मिरर्स का कॉन्सेप्ट बताया था कि एक इमेज दूसरे मिरर के लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करती है, तो इधर भी वही होगा। जो ये इमेज I2 है ये मिरर M1 के लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, तो ये यहाँ पे एक इमेज बनाएगी I3। सिमिलरली I1 भी एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी मिरर M2 के लिए, और वो भी एक इमेज बनाएगी I4। लेकिन वो इमेज बिल्कुल इसी के ऊपर ओवरलैप करेगी। तो इसलिए हमें टोटल कितनी इमेजेस मिलेगी?
हमें हमेशा टोटल 3 इमेजेस मिलेगी। अब ये 3 इमेजेस किस पे लाई करेगी? तो मैंने आपको बताया था सेंटर से जो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये एज अ रेडियस लेके हमारी ये सारी की सारी इमेजेस ऑन अ सर्कल लाई करेगी। क्या याद आया सबको? टेकिंग दिस एज अ रेडियस हमारी ये सारी की सारी इमेजेस ऑन अ सर्कल लाई करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? सर्कल थोड़ा सही से ड्रॉ कर लेना, मेरी भावनाओं को समझ जाना कि भैया ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। डन डना डन। चलो बढ़िया। अब चेक कर लो प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट तो नहीं है? यार बोलो, प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट तो नहीं है? तो नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर स्टार्ट कर लूं? यस चलो सर। डन। यस सर। तो आ सर जाओ भैया, स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट सर स्फेरिकल सर मिरर। अरे ठीक है भैया, सर ओके। वो कैसे कर सकते हो कि जैसे अगर प्लेन मिरर को थीटा एंगल से मूव करे तो जो रिफ्लेक्टेड रे रे है वो 2 थीटा से होती है। ठीक है, वो 2 थीटा से कैसे रोटेट करती है, आप ये पूछना चाह रहे हो? यस सर। डन। यार सीधी सीधी बात है कि अगर आप मतलब मैथमेटिक्स के एंगल मार्क करते जाओ, मैं कह रहा हूं कि अगर ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, इस पे भैया एक लाइट रे ड्रॉ कर दो। भैया ये लाइट रे हो गई हमारी इंसिडेंट रे, जो कुछ ना कुछ एंगल बना रही है यहाँ पे थीटा। ये हो गया सपोज एंगल थीटा। और ऐसे ही हमारे पास ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, जो भी एंगल बनाएगी सेम थीटा। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। आई आई अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। अब आप कह रहे हो कि सर अगर हम प्लेन मिरर को रोटेट कर दें, तो सपोज यार प्लेन मिरर को मैंने रोटेट कर दिया इस तरीके से, ये हमारा प्लेन मिरर हो गया जो रोटेट कर रहा है किसी एक एंगल थीटा पे। तो यार सीधी सीधी बात है, आपको इसमें बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज्यादा लगानी पड़ेगी और कुछ नहीं होगा। ये सपोज मैं कितने एंगल से रोटेट करा रहा हूं? ये मैं एंगल अल्फा से रोटेट करा रहा हूं। क्या मैंने इंसिडेंट रे को चेंज कराया? नहीं, मैंने इंसिडेंट रे को चेंज नहीं कराया। लेकिन हमारी चेंज क्या हो जाएगी? हमारी चेंज हो जाएगी नॉर्मल। अब की बार नॉर्मल कुछ इस तरीके से बनेगी, परपेंडिकुलर, जो ये रेड कलर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं। यस सर। डन। तो अब की बार क्या होगा? ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे नहीं रहेगी, अब मेरी रिफ्लेक्टेड रे कुछ और हो जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे को मैं थोड़ा सा ब्रॉड बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये मेरी फाइनल रिफ्लेक्टेड रे होगी। फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, इसको मैं लिख देता हूं आर एफ। अब यार आपको क्या करना है? बस इतना एनालाइज करना है कि अगर ये एंगल अल्फा है, तो हमारा ये नॉर्मल और ये वाला एंगल कितना होगा, हमें ये एंगल बताना है। या फिर आप चाहे तो कैलकुलेट कर लो ये वाला एंगल, कि भैया ये जो पिछली रिफ्लेक्टेड रे आई थी, इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे, और ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे जो आई है, इसके बीच में कितना एंगल होगा। तो यार एक बात बताओ, क्या आप कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स यूज करके ये सब एंगल्स वगैरह निकाल सकते हो? जैसे मेरे को बताओ ये वाला एंगल कितना बनेगा? सोचो पहले आराम से। पहले आपको मैं एक एक करके डायग्राम स्टेप बाय स्टेप बनाता हूं, आपको देखो अपने आप समझ में आ जाएगा। भैया ये मेरा प्लेन मिरर था, ये मैंने इंसिडेंट रे ड्रॉ करी थी, और मैंने कहा था कि ये मेरा नॉर्मल है। बस पहले इतना ही वो ड्रॉ करके रखो। अगर मैं ये एंगल थीटा ले रहा हूं, तो मेरे को बताओ ये वाला एंगल कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। वेरी गुड, 90 माइनस थीटा। अब मैंने एक दूसरा प्लेन मिरर ड्रॉ किया था जो एक अल्फा एंगल पे मैंने रोटेट कराया। तो मैंने कहा यार ये एंगल अल्फा है। अगर ये एंगल अल्फा है, तो अब मेरे को बताओ आप ये वाला एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच का एंगल? यस करके बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे ये वाला एंगल? 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा। भाई बिल्कुल सही। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा। भाई यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यस यस अब सर। अगर आपको ये वाला एंगल मिल गया है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया, ये एंगल प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में है, तो आप मेरे को बताओ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में फिर कितना एंगल बचेगा? भैया नॉर्मल हमेशा कितना एंगल बनाती है सरफेस से? 90। 90 डिग्री। तो यार आपको पता है कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री में मेरे को ये पता है कि ये एंगल थीटा है, तो आप ऑटोमेटिकली अब ये वाला एंगल निकालने की ट्राई करो। आपको ये एंगल मिल जाएगा, तो आपको पता है ये वाला एंगल भी मिल जाएगा। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लोगे। क्या ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा लगा के कैलकुलेट हो जाएगा? ओके सर। काव्य कोई डाउट तो नहीं आएगा इसमें? नो सर। काव्य बाकी मैं फिर भी बोल रहा हूँ, एक बार अपने आप खुद से ट्राई करना।
बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप क्या करना, डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप बनाना, क्योंकि बुक्स में क्या गिवन होता है, पूरा डायग्राम एक साथ गिवन होता है। जैसे मैंने इधर ड्रॉ कर दिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा यार कौन सा एंगल किसके साथ है। स्टेप बाय स्टेप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे ये एंगल 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा है, तो ऐसे डायग्राम बनाते जाओगे तो अपने आप पूरा वो मिल जाएगा आपको। बाकी नहीं आएगा फिर भी नेक्स्ट क्लास में बता देना, डिस्कस करेंगे। चलो ओके सर। बिल्कुल। आ जाते हैं भैया अपने कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर्स पे। यार स्फेरिकल मिरर्स का मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास दो टाइप के मिरर है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन ये दोनों मिरर बने कैसे हैं? तो हमने क्या किया, एक ग्लास स्फेरिकल स्ट्रक्चर ले लिया। ये हमारे पास एक ग्लास स्फेयर है, इसको हमने दो पार्ट्स में कट कर दिया। अगर मैंने इसको दो पार्ट्स में कट कर दिया, अब मेरे को मिरर बनाना है। तो मिरर बनाने के लिए मेरे को एक साइड पॉलिश सरफेस बनाना पड़ेगा और एक साइड हमारे क्या करना पड़ेगा, पेंटेड सरफेस होगा। तो अगर मेरा इनर बल्जिंग पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये कौन सा मिरर बनेगा, ये हमारा बनेगा कॉनकेव मिरर। Concave. कॉनकेव मिरर का नेचर कैसा होता है? डाइवर्जिंग, सॉरी, कन्वर्जिंग। वेरी गुड एरी, अभी थोड़ा गलत बोलने वाले थे भाई। हमारे कॉनकेव मिरर का नेचर कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है कि भैया ये लाइट रेज को बेंड कराता है और एक पॉइंट पे मर्ज कराने की कोशिश करता है। कन्वर्जिंग मींस लाइट रे का गैप कम करना, लाइट रेज को बेंड कराना, ठीक है। वेयर एस अगर मेरा आउटर बल्जिंग पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये हमारा बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। और अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर होगा डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब अब ये लाइट रेस को एक पॉइंट पे मर्ज नहीं कराता, ये लाइट रेस को क्या कराता है, ये लाइट रेस को स्प्रेड कराता है, डेविएट कराता है, ये लाइट रेस को स्प्रेड कराता है। तो अगर आपको इन दोनों का नेचर पता है तो सबसे पहले तो मेरे को आप ये बताओ फील्ड ऑफ व्यू किसका ज्यादा होगा, फील्ड ऑफ व्यू। कन्वेक्स। भाई आपको ये तो पता है फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? मुझे ज्यादा एरिया बताना। बिल्कुल, फील्ड ऑफ व्यू मतलब कितने ज्यादा गैप तक, कितने ज्यादा एरिया तक हम चीजों को देख सकते हैं। तो यार एक बात आप खुद भी सोच सकते होगे, किसी एक मतलब एग्जांपल से इसको रिलेट कर सकते हो। अगर आपने देखा होगा शार्प टर्न्स पे हम एक मिरर लगाते हैं ताकि हमें जो शार्प टर्न्स पे दूसरे साइड का ट्रैफिक है वो साफ दिख जाए, तो हम वो कौन सा मिरर लगाते हैं, कन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं, क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है। मतलब ये हमें लार्जर एरिया भी ज्यादा अच्छे से दिखा सकता है। इसलिए हमारे व्हीकल्स के जो रियर व्यू मिरर, साइड मिरर्स होते हैं वो हमारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ताकि हमें पीछे का ट्रैफिक पूरा छोटे से मिरर में दिखाई दे जाए। ये सब चीजें कॉन्केव मिरर के साथ नहीं हो सकती। तो लार्जर फील्ड ऑफ व्यू किसका होगा, लार्जर फील्ड ऑफ व्यू हमारा कॉन्वेक्स मिरर का होगा। अब मैंने आपको बताया था कि यार अगर आप स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हो तो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ ना कुछ टर्म्स होते हैं। क्या क्या टर्म्स होते हैं, बिल्कुल फुद्दू फुद्दू टर्म्स, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सब कुछ बताया हुआ है, आपने पढ़ भी रखा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर Mirror मेड का बाय द यार हमें पता है मिरर। चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, बना तो ये सब एक स्फेयर से है। तो इस स्फेयर का एक सेंटर होगा। अगर इस स्फेयर का एक सेंटर होगा तो ये सेंटर हमारा कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर आपको कभी भी ये चेक करना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर बनेगा, तो आप क्या करोगे, उस मिरर का पूरा स्फेरिकल स्ट्रक्चर चेक करोगे कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर किधर बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये मैंने एक मिरर ड्रॉ कर दिया। सपोज ये मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर, मैंने इस तरीके से कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया है। तो मुझे बताओ इसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर किधर बनेगा, लेफ्ट में या राइट में? तो आपको बिल्कुल राइट। क्लियर है चीजें कि भैया इसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर राइट में बनेगा। अगर इसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर राइट में बनेगा तो इसका सेंटर किधर आएगा, सेंटर हमारा राइट हैंड साइड आएगा, ये वाले पॉइंट से। और ये पॉइंट आपको पता है क्या होता है, पोल होता है। तो मेरे को बताओ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे इस केस में? सर ऑब्जेक्ट किस तरफ रखना है? उससे क्या फर्क पड़ता है, ऑब्जेक्ट का रेडियस से कोई लेना देना नहीं होता। नेगेटिव। ठीक है, तो जब चेक करेंगे, अब आपको इसमें डाउट है, चलो भैया आ जाओ, पहले ये सारे पॉइंट्स पढ़ लो फिर देखते हैं। पहले ये बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर का जहां एक सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है कि भैया आप इस सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दो जो सरकमफ्रेंस तक जाए, तो ये हमारा बन जाएगा रेडियस। अब रेडियस हमेशा कितना एंगल बनाएगा सरकमफ्रेंस पे? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो याद रखो स्फेरिकल सरफेस के लिए रेडियस ही क्या एक्ट करेगा? रेडियस ही हमेशा नॉर्मल बनेगा। आई रिपीट, भैया हमें रिफ्लेक्शन अगर हो रही है तो हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड कराना पड़ेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल बनाने हैं, तो मेरे को नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो स्फेरिकल सरफेस के लिए हमेशा नॉर्मल क्या होगा? हमेशा उसका नॉर्मल उसका रेडियस होगा। ये चीज याद रखना। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या होता है? पोल। पोल आपको पता है कि जो आपने ये मिरर निकाला है, कट किया ये मिरर को, उस मिरर का सेंटर पॉइंट हमारा पोल कहलाता है। हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करेंगे। तो पोल हमारा किसकी तरह एक्ट करेगा? पोल हमारा एक तरीके से ओरिजिन की तरह एक्ट करेगा। पहले ये 3 पॉइंट चेक करो, समझ में आए या नहीं आए? भैया बोला नहीं तुम लोगों ने? डन। डन। यार कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना बस, लेकिन शांत मत बैठना। फोर्थ पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता ही है कि अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली, अब चाहे आप इसको एक्सटेंड करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, कोई भी एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करे वो हमारी कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। बस ये मेन 4 पॉइंट है जो आपको पढ़ने हैं। फिर एक फिफ्थ पॉइंट क्या आता है? फिफ्थ पॉइंट आता है फोकस एंड फोकल लेंथ। अभी उसके बारे में भी देखेंगे, फोकस एंड फोकल लेंथ। अब सबसे पहला डाउट तो आपको यही है कि कब किसका साइन क्या लेना है, कौन सी चीज नेगेटिव होगी और कौन सी चीज पॉजिटिव होगी। आपको अभी तक तो पहले यही नहीं पता, तो उस चीज को समझो। यार मैंने आपको हमेशा कहा कि पोल क्या बनेगा? पोल ओरिजिन बनेगा। तो अगर पोल ओरिजिन बन रहा है तो आप अपनी एक्सिस थ्योरम फॉलो करो मैथ्स की, कि भैया हमारा राइट हैंड साइड हमेशा बाय डिफॉल्ट जनरली हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और हम लेफ्ट हैंड साइड क्या लेते हैं? नेगेटिव। ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव, और ये हमारा ओरिजिन क्या होगा? हमेशा पोल होगा। तो जैसे अब मेरे को आप ये वाला केस बताओ कि अगर ये मेरा एक कॉन्केव मिरर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर लाई करेगा? लेफ्ट में या राइट में? पहले तो आप ये बताओ। लेफ्ट। भाई सबको क्लियर है कि इसका जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है वो इसका लेफ्ट हैंड साइड बनेगा। ये हो गया इसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो इसका सेंटर पॉइंट भी कहीं ना कहीं लेफ्ट में आएगा। डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे? हमेशा पोल से मेजर होंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं पोल से, वो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रैवल कर रहा है। तो इस रेडियस को मेरे को पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए? ये बताओ आप। नेगेटिव। वेरी गुड। तो यार याद रखो बाय डिफॉल्ट, जनरली बाय डिफॉल्ट कॉन्केव मिरर के लिए जो रेडियस होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम कॉन्केव मिरर हमेशा ऐसे ड्रॉ करते हैं। लेकिन ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड रूल जरूर है, फिक्स्ड रूल नहीं है। क्या पता वो एग्जाम में आपको डायग्राम ऐसा बना के दे दे। अगर वो एग्जाम में डायग्राम आपको ऐसा बना के दे रहा है तो अब इसका रेडियस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? अब इसका रेडियस पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये याद मत रख लेना, रट मत लेना कि कॉन्केव मिरर का रेडियस नेगेटिव होता है। स्टैंडर्ड जरूर है, लेकिन ये चीज हम चेक करेंगे कि कॉन्केव मिरर गिवन कैसे है। जैसे हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें कॉन्केव मिरर ऐसे गिवन होगा कि कॉन्केव मिरर किसी एक सरफेस के ऊपर मैंने रखा हुआ है, तो अब मेरे को बताओ इसका रेडियस आप क्या लोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। भैया इसका रेडियस अब ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि पोल से सेंटर की तरफ जाना है। तो अगर इसका पोल और ये सेंटर आ गया है तो अब इसका रेडियस ऊपर की तरफ है, तो आप इसको क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। क्या साइन कन्वेंशन समझ में आ गया आपको? यस। डन। तो मैं स्टैंडर्ड डायग्राम ही ड्रॉ करके चल रहा हूं, बाकी सब डायग्राम को रब कर रहा हूं। आपको स्टैंडर्ड डायग्राम याद रख लो, काम बन जाएगा आपका। सिमिलरली अब मैं अगर एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करूं तो कॉन्वेक्स मिरर बाय स्टैंडर्ड हमेशा ऐसे ड्रॉ होता है। तो अगर मैं ये कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर रहा हूं तो अब मेरे को फिर से बताओ इसका सेंटर किधर आएगा? भैया इसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर राइट में बनेगा, तो सेंटर इसका राइट में आएगा। सेंटर इसका राइट में आ रहा है तो इसका रेडियस क्या लिखूं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। वेरी गुड। तो इसका हमारा जो रेडियस है वो बन जाएगा पॉजिटिव।
सब लोग अब आराम से पहले यहाँ तक चेक कर लो, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। Done. अब यार किसी एक ने ये क्वेश्चन भी पूछा कि सर आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। भैया ये चीज भी अच्छी है कि आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। अब एक बात बताओ, बहुत लॉजिकल चीज सोचना। भाई सपोज ये मेरा सेलफोन है और मैं सेलफोन में सेल्फी लेना चाहता हूं, तो मैं फ्रंट कैमरे के सामने खड़ा हूं या फ्रंट कैमरे के पीछे खड़ा हूं सेल्फी लेने के लिए? सामने। तो इधर भी वही लॉजिक है मेरे भाई कि यार अगर ये मेरा प्लेन मिरर है सपोज, तो ये पीछे वाला साइड तो पेंटेड है। तो अगर पीछे वाला साइड पेंटेड है और मैं पीछे खड़ा हो जाऊं, तो फिर मेरा प्लेन मिरर का यूज ही क्या हुआ? तो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखेंगे? जो उसका रिफ्लेक्टिंग साइड होगा, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को वहां रखेंगे। तो आपको ये चीज पूछनी ही नहीं चाहिए कि सर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। डेफिनेटली ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा? रिफ्लेक्टिंग साइड होगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। तो इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखूंगा? लेफ्ट हैंड साइड। इस कॉनकेव मिरर के लिए भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखूंगा मैं? लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे है। तो हमेशा मैं ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड ही रख रहा हूं। तो मेरे को बताओ बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? माइनस। हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ये पोल के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही आएगा। तो याद रखना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इन नेगेटिव। ये हो गई आपकी छोटी छोटी बातें। यहां तक कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मैं आर एस से डिनोट कर रहा हूं, तो समझ जाना आर एस का मतलब मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिखा हुआ है। डन सर। डन। चलो, अब अगर हमारे ये भैया 3 पॉइंट्स तो बहुत क्लियर हो गए, 4 पॉइंट्स। अब हमें फोकस और फोकल लेंथ पे आना है कि भैया फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है। फोकस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो इसके लिए बस हमें एक सिंपल रूल फॉलो करके चलना है। हमारा सिंपल रूल क्या कहता है कि यार अगर कोई भी लाइट रेस पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो किसी एक पॉइंट पे मर्ज करेंगी, और वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? वो पॉइंट हमारा कहलाएगा फोकस। तो बस मैं ये डायग्राम ड्रॉ करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए रे डायग्राम बन कैसे रहे हैं। यार ये मैंने एक इंसिडेंट रे ले ली, ये है मेरी इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो मेरे को अब नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बताओ नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा इस केस में? तो मैंने, सेंटर से जाएगी लाइन। वेरी गुड, क्योंकि मैंने अभी बताया कि रेडियस हमेशा नॉर्मल एक्ट करेगा। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे और ये लाइन हमारा क्या एक्ट करेगी? नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी। तो आपका ये वाला एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए, तो लाइट रे नीचे की तरफ बेंड करेगी और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को सेम बनाएगी। और जिस पॉइंट पे ये बेंड करेगी, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा फोकस। और स्फेरिकल मिरर के लिए हमने क्या देखा कि ये फोकस हमेशा क्या होगा? ये फोकस हमेशा मिड पॉइंट आएगा। मिड पॉइंट आएगा तो मतलब फोकल लेंथ मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये हमेशा कितना आएगा? ये हमेशा r/2 आएगा। हमेशा r/2 आएगा। तो मतलब आपको एक चीज और पता चल गई कि मिरर के केस में फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे, मतलब उसके कर्वेचर पे डिपेंड करता है। ये चीज याद रखो कि हमारा स्फेरिकल मिरर या कोई भी मिरर क्यों ना हुआ, मिरर का फोकल लेंथ हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? मिरर का फोकल लेंथ हमेशा उसके कर्वेचर पे डिपेंड करेगा। तो अब आप मेरे को इधर पीछे देख के बता दो कि मैं कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं, ये और बता दो। नेगेटिव। भाई नेगेटिव, क्योंकि रेडियस नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका पॉजिटिव। रेडियस भी पॉजिटिव है। वेरएस अगर अब मैं प्लेन मिरर के बारे में पूछूं, तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है? इनफाइनाइट। वेरी गुड, क्योंकि इसका रेडियस इनफाइनाइट होता है तो इसका फोकल लेंथ भी कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। किस्सा खत्म। यहां तक और नोट डाउन कर दो। डन सर। डन। डन। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यार दूसरी चीज, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इन सब के बारे में
यार सपोज मैं कह रहा हूं कि हमारा कोई एक मिरर है, उसने रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाई है। अगर उसने रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाई है, तो रियल इमेज कहां बनती है, मिरर के सामने या मिरर के पीछे? रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। मैंने कहा कोई भी एक मिरर है जिसने रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाई है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहां बनती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर या बिहाइंड द मिरर? वेरी गुड, ये बनेगी हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट ऑफ द मिरर का मतलब क्या है कि जिस साइड हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये उसी साइड बनेगी। तो यार अगर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, मैंने ऑब्जेक्ट को इधर रखा है, तो मतलब इमेज भी कहां बनेगी, इमेज भी कहीं ना कहीं इधर ही बनेगी। तो आप मेरे को बताओ, अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो मेरे को ये जो वी है, है भैया नो रिस्पॉन्स। सर आप जाम हो गए थे एक जगह। अच्छा लैग कर गया था, सॉरी। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा। मैंने क्वेश्चन पूछा कि अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिव। क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा। अगर मैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाऊं, तो उस केस में हमारी वी की वैल्यू क्या होगी, तो याद रखना उस केस में पॉजिटिव होगी। बस सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। तो चलो, इस बेसिस पे आप एक चीज ट्राई करो। एक क्वेश्चन बस ऐसे एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, आप मेरे को सारे साइन कन्वेंशन बताना। भैया ये मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया। कॉनकेव मिरर के केस में ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल और ये फोकस। मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा हुआ है। भैया रे डायग्राम्स आपको आने चाहिए, बोर्ड एग्जाम आपने दिया है। आप मेरे को किस किस का साइन बताओगे? आप मेरे को आर का, एफ का, यू, वी, एच ओ एंड एच आई, इन सब का साइन बताओ। क्या क्या रखूं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या रखूं? चलो एक एक करके बताओ। आर नेगेटिव। भैया एफ कॉनकेव मिरर नेगेटिव। है, आर नेगेटिव, बिल्कुल सही। एफ नेगेटिव। आर नेगेटिव है तो एफ भी नेगेटिव, बिल्कुल सही। यू नेगेटिव। क्यू यू भी नेगेटिव। नेगेटिव रहेगा, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। वी भी नेगेटिव। अरे रे डायग्राम्स याद नहीं है मतलब, एग्जाम में काम आए भी नहीं होंगे। यार अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखते हैं, तो इमेज कहां बनती है? भैया इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। अगर रे डायग्राम नहीं भी याद तो चलो कोई बात नहीं, हमारे रे डायग्राम का वैसे इतना ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा यार रे डायग्राम एक बार पढ़ लेना। तो अब मेरे को बताओ वी की वैल्यू क्या लिखूं, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बनी है, पोल के राइट हैंड साइड बनी है, तो पॉजिटिव। एच ओ की वैल्यू बताओ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? ऊपर पॉजिटिव। की तरफ है, तो भैया पॉजिटिव अबव द एक्सिस है। हाइट ऑफ द इमेज भी ऊपर की तरफ है या नीचे पॉजिटिव। की तरफ है? ऊपर की तरफ है, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा। चलो यहां तक चेक कर लो और कंप्लीट कर लो। आंसर। डन, चलो डन भैया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यार हमें ये तो पता चल गया, साइन कन्वेंशन, रिलेटेड टर्म सब कुछ पता चल गया है। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला, इन सब चीजों के बारे में जिससे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। मिरर फॉर्मूला। यार मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला बेसिकली रिलेशन है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। भैया मिरर फॉर्मूला बताओ क्या होता है? 1/u plus 1. वेरी गुड, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। इस फॉर्मूला में हमें साइन कन्वेंशन रखना है, जो भी वैल्यूज हमें गिवन होगी और जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, याद रखना कभी भी उसका साइन कन्वेंशन नहीं रखना होता। रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला? मैंने बोला क्वेश्चन में आपको जो भी वैल्यूज गिवन होगी, हमेशा उसका साइन कन्वेंशन रखेंगे। जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कभी भी उसका साइन कन्वेंशन नहीं रखेंगे।
उसका साइन कन्वेंशन हमेशा आंसर में रिफ्लेक्ट करने देंगे कि आंसर में क्या उसका साइन आ रहा है। अब यार इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, हमें एक इंपॉर्टेंट ग्राफ ड्रॉ करना है। समझो भावनाओं को, क्या है इंपॉर्टेंट ग्राफ। भैया अगर मैं 1/v को एक साइड रखूं और इसको दूसरी साइड ले जाऊं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/u प्लस 1/f। अब मैं एक ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूं। भैया याद रखना ये ग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से। भैया मैं एक ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूं बिटवीन 1/v एंड 1/u। तो आपको बताना है कि ये ग्राफ कैसा बनेगा। तो एक बार एनालाइज करो आप अपने आप कि ये ग्राफ कैसा बनेगा। मैथ्स वाले स्टूडेंट को इतना आना चाहिए। सर स्ट्रेट लाइन, और कैसा स्लोप, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव स्लोप होगा Negative. और बाय इंटरसेप्ट 1/। अरे वेरी गुड। तो यार आपको ये बेसिक चीज है जो मैथ्स वालों को तो पता ही होनी चाहिए। यार मैंने वाई एक्सिस पे क्या लिया है, 1/v। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करना है, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है कि यार ये पूरे में कोई पावर्स नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। मैंने y पे ले लिया अपना 1/v, तो सेटिस्फाई हो रही है चीजें। मैंने x पे ले लिया 1/u, तो ये भी करेक्ट है। तो अब हमें लॉजिकल पता चल गया कि इंटरसेप्ट क्या होगा, 1/f। और मेरा स्लोप कैसा आएगा, मेरा स्लोप आएगा नेगेटिव। तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। नेगेटिव स्लोप होने का मतलब है कि ये कितना एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा 135 डिग्री। और हमारा इंटरसेप्ट क्या होता है कि ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पे कहां कट कर रही है। तो ये मेरे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहां से मेरे को 1/f की वैल्यू मिल जाएगी। चेक कर लो, सबको ये ग्राफ समझ में आ गया? Yes, sir. डन। Yes, sir. तो ये ग्राफ याद रखो, ये ग्राफ मैंने 1/v/1/u के उसमें बेसिस पे प्लॉट किया है। अब ऐसे ही अब दूसरा ग्राफ समझो जो हम प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन v एंड u। बिटवीन v एंड u। अब 1/v और 1/u की बात नहीं हो रही, अब v और u की बात हो रही है। तो इसके लिए आपको कुछ लॉजिकल चीजें जो रे डायग्राम से रिलेटेड है वो पता होना चाहिए। देखते हैं किस किस को पता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख रहा हूं, तो मेरे को बताओ इमेज कहां मिलेगी मेरे को। अगर मैं, हाँ बोलो बोलो। वेरी गुड। कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे ले रहा हूं, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो याद रखना लाइट रेज हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। और लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो हमारी जो इमेज मिलेगी वो फोकस पे मिलेगी। सिमिलरली इसका उल्टा, कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस पे, तो मेरे को इमेज कहां मिलेगी? इन्फिनिटी। वेरी गुड। तो मेरे को उस केस में इमेज मिलती है इन्फिनिटी। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें एक चीज पता चल रही है कि यार हमारे पास v और u के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो एक हाइपरबोला बनेगा, क्योंकि हाइपरबोला के केस में ही वैल्यू इन्फिनिटीज को अप्रोच करेगी। तो इस तरीके हाइपरबोला मतलब इधर हमारी u की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को। तो भैया हमारी v की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू f आनी चाहिए। चेक करो ये वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं। सिमिलरली अगर इधर मेरी v की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो मतलब u की वैल्यू कितनी रही होगी, u की, थोड़ा ग्राफ सही कर लेना अपना कि भैया ये पॉइंट्स बिल्कुल एक साथ वैसे होने चाहिए। थोड़ा ग्राफ में ठीक कर देता हूं, समथिंग लाइक दिस। तो हमारी v की वैल्यू अगर इंफिनिटी है तो मेरी u की वैल्यू कितनी होगी, f होगी। चेक करो सबको ये ग्राफ समझ में आया है या नहीं आया है। यस सर। अब Yes, हम sir. क्या करेंगे, जब हम इस ग्राफ का ओरिजिन से, यार ये आपने स्कूल में मेरे ख्याल से एक्टिविटी करी होगी ये वाली। ये तो एक एक्टिविटी भी एक्सपेरिमेंट भी है। नहीं पर किया, करवाया ही नहीं कुछ भी. करवाया ही नहीं यार। ये एक एक्टिविटी भी है, लैब एक्सपेरिमेंट भी है, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। तो याद रखो फिर जहां पे हमारी ये दोनों फोकल लेंथ मर्ज कर रहे हैं, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये है ग्राफ बिटवीन v एंड u। चेक कर लो, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो। और पीछे वाला ग्राफ था बिटवीन 1/v एंड 1/u। और ग्राफ की भावनाएं समझ जाना, मेरा डायग्राम बिल्कुल करेक्ट नहीं बना, ये हाइपरबोला होगा लेकिन लाइन उस तरीके से प्रॉपर मर्ज करेगी।
डन सर। डन, चलो भाई बढ़िया। यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज मैग्निफिकेशन। भैया मैग्निफिकेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाएगा इस केस में। मैग्निफिकेशन, यार अभी तक आपने मैग्निफिकेशन के कितने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं? वो फॉर्मूले याद दिलाओ, जितने फॉर्मूले आपको पता है। हाइट चलो ऑफ भाई, ऑन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। आपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखा, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर इसको हम लिखते माइनस हैं बी माइनस अपॉन वी यू। बाई यू। वेरी गुड। तो याद रखो, जो ये मैग्निफिकेशन आपने निकाला है, एच आई बाय एच नॉट, ये माइनस वी बाई यू, इस मैग्निफिकेशन को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट की हाइट के बारे में बता रहा है, ऑब्जेक्ट के लेंथ के बारे में नहीं बता रहा। हाइट और लेंथ के बीच में डिफरेंस समझना। मैं कह रहा हूं अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है, तो ये तो हो गया हमारी लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, और अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है परपेंडिकुलरली, तो ये हो गया हमारे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? सिर्फ हाइट को कंपेयर कर रहे हैं, हमने लेंथ को तो डिस्कस ही नहीं किया। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सिंपलेस्ट केस लेते हैं। सिंपलेस्ट केस में हम सिर्फ यही अज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट के पास हाइट है, हम ऑब्जेक्ट की लेंथ को कंसीडर ही नहीं करते, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव में हम लेंथ भी डिस्कस करेंगे। तो भैया ये फॉर्मूले हैं, लेकिन मैंने आपको दो फॉर्मूले और पढ़ाए थे, क्या किसी को याद है बाकी दो और फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ यस फोकल सर। लेंथ वाले? याद दिलाओ। एफ माइनस बी अपॉन एफ। भैया एक फॉर्मूला तो था, वेरी गुड, एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू, और एक और फॉर्मूला बस, एफ माइनस वी। पक्का वी चेक कर लो। अपॉन एफ। बिल्कुल सही। तो ये दो फॉर्मूले हो गए हमारे फोकल लेंथ के टर्म्स में, फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस। भैया सब लोग चेक करके बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी। नो सर। डन। लेकिन अब हमें डिस्कस करना है लैटरल मैग्निफिकेशन भी। लैटरल मैग्निफिकेशन का मतलब मैंने क्या बताया कि भैया अब हम ऑब्जेक्ट की लेंथ भी, एक मिनट रुकना प्लीज, एक मिनट। यस, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे लैटरल मैग्निफिकेशन, मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ भी डिस्कस करेंगे। तो देखो भैया इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। यार अगर आपके पास कोई लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, तो उसका तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है कि आप उसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट को U1 मान लो, एंड पॉइंट को U2 मान लो, U1 और U2 के लिए V1 और V2 निकाल लो। तो आपका इस केस में मैग्निफिकेशन हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U2 माइनस U1। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा कैसे इसको क्या लिखा है मैंने, तो समझो भैया एक एग्जाम्पल से, और इस पे तो एक क्वेश्चन आया हुआ भी है क्वेश्चन। भैया मैंने कहा ये कॉन्केव मिरर है, और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब की बार जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने इस तरीके से रखा हुआ है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखा हुआ है। तो यार अब आप क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन में आप इसका जो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको आप U1 कंसीडर कर लोगे, U1। तो हमारा ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, U1 हो जाएगा। सबको यहां तक की बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes. तो इस U1 के करस्पॉन्डिंग मिरर फॉर्मूला यूज करना। फोकल लेंथ आपको गिवन होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U1 आपको गिवन होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आप V1 निकाल लोगे। सिमिलरली इसके दूसरे एंड पॉइंट को आप मान लो U2। तो इसको आप U2 अगर मान लोगे, तो फिर आप इसके करस्पॉन्डिंग फिर से क्या फाइंड कर लोगे मिरर फॉर्मूला यूज करके, फिर से आप V2 कैलकुलेट कर लोगे। एक बार आपको V1 V2 मिल गया, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, आपको लेंथ ऑफ द इमेज एंड लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो V2 माइनस V1 का मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ द इमेज। याद रखो इधर आप एक मॉड साइन लगा लो। मॉड साइन क्यों लगाना चाह रहा हूं मैं, कि भैया आपकी मर्जी है, आपने U1 और U2 किसको लिया, कुछ बच्चों ने U1 इसको लिया होगा, तो कुछ बच्चों ने U1 इसको लिया होगा, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ लेंथ देखनी है। तो मैं सिर्फ V2 और V1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, मुझे इससे मतलब नहीं V1 बड़ा था या V2 बड़ा था। तो इसलिए यहाँ पे एक मैं मॉड साइन लगा रहा हूँ। चेक कर लो सबको ये वाला फॉर्मूला समझ में आया कैसे कैलकुलेट हुआ ये? Yes, sir. बढ़िया। लेकिन अब ये लॉन्ग ऑब्जेक्ट है तो काम चल गया,
लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो याद रखो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कोई बहुत छोटा है तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें जो उसकी लेंथ है वो बहुत छोटे टर्म्स में लेनी होती है। तो बहुत छोटे टर्म्स में लेंथ लूंगा तो बस इसको क्या लिख दूंगा, डीवी बाई डी यू। किस्सा खत्म। डीवी बाई डी यू मतलब हम डिफरेंशिएट करेंगे उस केस में, डीवी बाई डी यू शॉर्ट लेंथ के लिए। शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए आपके एग्जाम में आएगा नहीं, तो टेंशन इतना लेने की जरूरत नहीं है। मोस्टली जो आएगा वो लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स के लिए आएगा। सर हाँ बोलो। सर लेटरल मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव हो? लैटरल मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होगी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि सर साइन आ गया इसलिए? यस यस। सर। अच्छा यार, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे इधर इधर ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, मैं आपको बता देता हूं पहले ही, अगर आपको ये चीज नहीं याद थी तो यहाँ पे बता देता हूँ। यार मैग्निफिकेशन हमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देता है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपकी नेगेटिव आई है तो मतलब क्या है कि आपकी जो इमेज है वो किस टाइप की इमेज होगी, वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो मतलब आपकी इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो यार आप इधर वही करना कि अगर आपकी इमेज जैसे ये रॉड है, आपको दिख रहा है कि ये रॉड को मैंने बियॉन्ड सी रखा है, तो डेफिनेटली जो इमेज बनती है ना वो बिटवीन सी एंड एफ बनती है। तो अगर इमेज बिटवीन सी एंड एफ बन रही है तो ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है? रियल एंड तो उस केस में आप मैग्निफिकेशन पे नेगेटिव लगा दोगे। अगर आपको पता है कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है तो उसके हिसाब से फिर आप पॉजिटिव साइन लगा दोगे। ओके सर। ठीक है, done। डन सर। डन। सिमिलरली ये चीज भी आपको मैंने बता दी थी, ये आपको पता भी होगी कि यार मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी बहुत कुछ बताती है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारी जो इमेज होगी वो किस टाइप की होगी, इनलार्ज होगी। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है तो मतलब क्या है, टाइप की इमेज है हमारी सेम सेम साइज। सर। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। चलो यहां तक कंप्लीट करो, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा, आपका स्फेरिकल मिरर का ऑलमोस्ट सारा केस खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे। डन। डन। चलो यार, अब इस मैग्निफिकेशन की हेल्प से ही है ना आप ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो एक चीज तो यार बहुत लॉजिकल है कि अगर मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा था, कल की क्लास में हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा, तो यार प्लेन मिरर के केस में तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होता है। तो इसीलिए हमने इसको डिफरेंशिएट किया टाइम से। तो हमने डिफरेंशिएट किया टाइम से तो हमें क्या मिल गया था, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू इमेज वेलोसिटी। लेकिन हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट और जो इमेज है प्लेन मिरर के केस में, वो दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया था, नेगेटिव साइन लगा दिया था। और दूसरी बात कि जो भी ये वेलोसिटी हम चेक करते हैं ये किसके रिस्पेक्ट में चेक करते हैं, मिरर के केस में चेक करते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने एक और टर्म क्या ऐड कर दिया था, मिरर एम। तो वी ओ एम इज इक्वल्स टू माइनस वी आई एम। लेकिन अगर अब हम स्फेरिकल मिरर के केस में बात करें तो स्फेरिकल मिरर के केस में तो ऐसा होता ही नहीं है। स्फेरिकल मिरर के केस में तो भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कुछ केसेस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस से बड़ा होता है, कुछ केसेस में इक्वल होता है और कुछ केसेस में छोटा होता है। तो मतलब इसके केस में तो सब कुछ पॉसिबिलिटीज है। तो इसके केस में क्या ये वेलोसिटी हमेशा इक्वल आएगी, मतलब क्या ये रिलेशन मेरा स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड है? तो याद रखो ये रिलेशन आपका स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड नहीं है। तो आपको अब एक रिलेशन फाइंड करना है स्फेरिकल मिरर के लिए, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड इमेज वेलोसिटी का। तो चेक करो उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो यार स्फेरिकल मिरर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस पूरे फॉर्मूले को टाइम से डिफरेंशिएट कर दो। जब आप इस पूरे फॉर्मूले को टाइम से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, हमारा ये वाला टर्म कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, बिकॉज फोकल लेंथ हमेशा क्या रहता है, फोकल लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये वाला टर्म कट जाएगा जब मैं टाइम से डिफरेंशिएट करूंगा। तो जब मैं टाइम से डिफरेंशिएट करूंगा
तो मेरे को फिर अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो वो फाइनल आंसर लिखो क्या है, और ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वी आई का मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर इनटू वी ओ। ये फॉर्मूला लिख लो। और अगेन फिर से वही वाली बात, आई और ओ लिखा है तो ये वेलोसिटीज किसके रिस्पेक्ट में चेक होगी, हमेशा मिरर के रिस्पेक्ट में चेक होगी। भैया सन्नाटा क्यों छा गया, क्या सबको समझ में आई ये वाली बात? Done. डन सर। डन, बहुत बढ़िया। लेकिन अब इसमें आपको एक चीज थोड़ा सा लॉजिकल सोचनी है, ध्यान दो भैया। कल की क्लास का थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। मैंने कहा कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेन मिरर के सामने मूव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट है जो प्लेन मिरर के सामने मूव कर रहा है। सपोज इस ऑब्जेक्ट को मैंने किसी एक एंगल पे मूव करा रहा हूं। तो हमने कल की क्लास में क्या किया था, इसके दो कंपोनेंट्स ले लिए थे। दो कंपोनेंट्स ले लिए थे, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया था परपेंडिकुलर टू द मिरर, और ये वाला कंपोनेंट हो गया था पैरेलल टू द मिरर। तो कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा था और कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट था? परपेंडिकुलर चेंज। Perpendicular change होता है। वेरी गुड। परपेंडिकुलर चेंज हो रहा था, तो हमने जो भी कैलकुलेट करना था वो परपेंडिकुलर के लिए कैलकुलेट करना था। पैरेलल के लिए आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि पैरेलल हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये प्लेन मिरर के लिए है, ये सिर्फ प्लेन मिरर के लिए है। तो हमें क्या करना है, हमें स्फेरिकल मिरर के लिए कैलकुलेट करना है। तो अब इस एग्जांपल को रिलेट करने की कोशिश करो कि यार ये मेरा एक कॉनकेव मिरर या कोई भी एक स्फेरिकल मिरर ले रहा हूं। जनरली सबसे ज्यादा कॉनकेव मिरर आता है, तो बार बार कॉनकेव मिरर का ही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं किसी एक एंगल पे मूव करा रहा हूं। तो यार आप इसकी फिर से दो वेलोसिटीज निकाल दोगे। ये एक वेलोसिटी निकल के आ जाएगी जो मूव कर रही होगी टुवर्ड्स द मिरर, और एक ये वाली वेलोसिटी आ जाएगी जो जा रही होगी इस तरीके से ऊपर की तरफ। अब एक चीज सोचो, इनमें से क्या दोनों वेलोसिटीज कांस्टेंट रहेगी या कोई एक वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? जैसे इसको वेलोसिटी वी एक्स कह देता हूं, इसको वेलोसिटी वी वाई कह देता हूं। अब थोड़ा सा खुद सोचो आप, क्या दोनों कांस्टेंट रहेगी या कोई एक कांस्टेंट रहेगी अब, या दोनों ही चेंज होगी? दोनों चेंज होंगे। तो वेरी गुड भाई, हमें ये तो पता ही है वी एक्स तो हमेशा चेंज होगी ही होगी। वी एक्स का मतलब क्या है, वी एक्स मतलब एक ऐसी वेलोसिटी जो अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रही है। तो याद रखो, जो हमने ये पीछे फॉर्मूला निकाला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कहां से चेंज होंगे? सोचो आप, पहले ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस था, अब मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख रहा हूं, अब मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख रहा हूं। तो मतलब जो भी मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा वो अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस चेंज होगा। तो यार जो ये पीछे हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला है, ये मैंने एक्स एक्सिस के लिए अलोंग निकाला या वाई एक्सिस के अलोंग निकाला है, ये सोच के बताओ एक्सेक्ट। भाई। वेरी गुड, ये हो गया हमारा अलोंग एक्स एक्सिस। प्लीज सब मेरे को कंफर्म करो, सबको ये वाली बात समझ में आई है या नहीं आई है? यस सर। Done. सर तो अब क्वेश्चन ये आया कि सर अब हम वी वाई की वैल्यू कैसे निकालें, वी वाई की वैल्यू। तो यार वी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वी वाई एक तरीके से ऑब्जेक्ट की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब इस केस में मेरे को हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेनी है, तो मतलब मैं इस केस में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का बेनिफिट उठाऊंगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में आपको क्या करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला लिखना है कि हमारे पास जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज, दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस वी बाई यू इंटू वी नॉट। बस सीधा। तो आप ये याद रखना, ये हमने क्या किया है, ये हमारा वाई एक्सिस के अलोंग है और पीछे वाला फॉर्मूला अलोंग दी एक्स एक्सिस के लिए है। बाकी एक चीज और बता देता हूं, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सिर्फ अलोंग दी एक्स एक्सिस के लिए ही चीजें कैलकुलेट करने के लिए आएगी। लेकिन फिर भी ऐसा मत समझना कि नहीं आ सकता, कैलकुलेट तो करना ही एक, मतलब ये चीज तो पढ़नी तो पड़ेगी। डन सर। और देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने एच आई बाई एच नॉट को टाइम से डिफरेंशिएट किया, तो एच आई बन जाएगा इमेज वेलोसिटी, ये सब बन जाएगा, उस तरीके से मैंने ये फॉर्मूला निकाला है।
अब सब लोग यहाँ तक आराम से चेक कर लो, ये स्फेरिकल मिरर के हमने जितना भी कॉन्सेप्ट था वो पढ़ लिया है, तो मैं फिर क्वेश्चन दूंगा, सब लोग इसलिए आराम से यहाँ तक चेक कर लो। डन, क्वेश्चन दे दूं? यस चलो भाई डन, तो क्वेश्चन देता हूं। ये है हमारा कोई प्रीवियस ईयर का आया वो क्वेश्चन, ट्राई करें। भैया हमें बोला हुआ है कि ये एक कॉनकेव मिरर है। भैया किसी का फोन प्रॉपर वाइब्रेट कर रहा है। बोल, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे गिवन है? ये ऑब्जेक्ट हमें 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे गिवन है। ये ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। रिपीट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर ऊपर है, ये मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। हमें इस मिरर की फोकल लेंथ गिवन है कि फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करनी है इमेज की वेलोसिटी। चलो ट्राई टू कैलकुलेट इमेज की वेलोसिटी। सॉरी मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो दिया ही नहीं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। पहले सब लोग चेक कर लो, सबको क्वेश्चन तो क्लियर है ना? यार याद रखो, इधर हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो आपको सिर्फ वेलोसिटी अलोंग दी एक्स एक्सिस ही कैलकुलेट करनी है, वाई एक्सिस कैलकुलेट नहीं करनी, सिर्फ एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, वी आई इज इक्वल्स टू, जिसमें एम हमारा रेस्ट पे ही है, माइनस वी स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर इंटू वी ओ। तो सबसे पहला टारगेट तो आपका यही हो गया कि इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की हेल्प से, जो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है उसकी हेल्प से सबसे पहले आप v की वैल्यू कैलकुलेट करो कि v कितना आ रहा है। बस क्वेश्चन वहीं खत्म। काव्य, ये तुम फाइनल आंसर बता रहे हो या v की वैल्यू बता रहे हो? वेलोसिटी। वेलोसिटी की नहीं, आंसर सही नहीं है। काव्य अब सही आंसर, गुड, बढ़िया। स्क्वायर करना भूल गया। हाँ स्क्वायर करना भूल गए। तो भैया आप मिरर फॉर्मूला यूज करो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको गिवन है उसको आपको नेगेटिव में लेना है, फोकल लेंथ भी गिवन है वो भी आपको नेगेटिव में लेना है। तो भैया पहले सब लोग मेरे को v की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो प्लीज, v की वैल्यू कितनी आ रही है? रिया नहीं, सही नहीं आ रहा आंसर। मानसी नहीं। प्लीज सबसे पहले सब लोग v की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो मेरे को कितनी आ रही है। काव्य v की वैल्यू कितनी आई थी? ऐसे में क्या था? क्या चीज? ऐसे मतलब बी में निकाला था। यार तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं है, मेरे को पता नहीं चल रहा। सर बी में निकाला था मैं। अच्छा v नहीं निकाला था? मैंने बस वहां पर जैसे माइनस बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर है तो उसको माइनस एम स्क्वायर सोच लिया और एम अच्छा, निकाल लिया यू और आपने एम। m निकाल लिया मैग्निफिकेशन और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले से। यस सर। डन भाई, बहुत बढ़िया, ये तरीका भी कर सकते हो, वेरी गुड। जिसको जो तरीका ज्यादा छोटा लगे वो उस तरीके से सॉल्व कर सकता है। मेरे को फिलहाल इजी ये वाला तरीका लग रहा है, तो मैं v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। v की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा +60, +60। तो क्या कहते हैं, मानसी आपका ये आंसर सही है, v की वैल्यू +60 आ रही है। बस अब सब्स्टिट्यूट कर दो, तो VIM इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई यू स्क्वेयर हो गया 20 इंटू 20, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो गया अपने आप ही, इंटू V नॉट की वैल्यू कितनी है 10, और ये 10 की वैल्यू राइट हैंड साइड है तो ये वैल्यू मैं +10 ही लिखूंगा
क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड मूव कर रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर लो और मेरे को वी आई की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। बस इतना बोला था मैंने कैलकुलेट करने के लिए। 90। वेरी गुड। तो एरी ये आंसर आएगा 90, लेकिन ये वैल्यू साफ दिख रहा है आपको नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्लोजर जा रहा है मिरर के, तो जो इमेज होगी वो किधर जाएगी, वो अवे फ्रॉम द मिरर जाएगी। माइनस साइन मतलब लेफ्ट हैंड साइड जा रही है इमेज। Done, sir. डन, बहुत बढ़िया। प्लीज सभी लोग इसको कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा और 1 मिनट दो। चलो दे दू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। यस सर। डन। है नो, ये लो भाई कंप्लीट करो। डन। चलो आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, थ्योरेटिकल डायग्राम गिवन नहीं है, आप अपने आप देखोगे कैसा डायग्राम बनाना है इसका, कि हमारे पास एक रॉड है जिसको हमने प्लेस किया है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। इस रॉड की हमें लेंथ गिवन है। इस रॉड की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है f/3 और ये प्लेस है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। पहले रिपीट कर रहा हूं जो मैंने बोला कि भैया हमारे पास एक रॉड है ऑफ लेंथ f/3 प्लेस्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर का हमें फोकल लेंथ गिवन है कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है f। अब इस रॉड को आपने कुछ इस तरीके से प्लेस किया है, इस रॉड को आपने कुछ इस पोजीशन पे रखा है कि जो आपको इमेज मिल रही है, ध्यान दो, जो आपको इमेज मिल रही है वो आपको रियल एंड elongated मिल रही है, एंड इट जस्ट टचेस द रॉड। इट जस्ट टचेस द रॉड। बस ये सब इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। इस बेसिस पे हमें क्या कैलकुलेट करके बताना है, मैग्निफिकेशन। अब मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, चेक करना। A rod of length f/3 is placed along the principal axis of a concave mirror of focal length f. It is placed such that the image formed is real and elongated and just touches the rod. Find the magnification of the image, magnification of the rod. अब सबसे पहले मैं आपसे बस एक चीज पूछ रहा हूँ, रे डायग्राम आप काफियों को पता नहीं है। आप मेरे को ये बताओ हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें जिससे इमेज हमें वहीं पे मिल जाए। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे बनते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी गुड। याद रखना जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। बस यही इस क्वेश्चन का हिंट है जो मेरे को देना है। अब बाकी सॉल्व आपको करना है। चलो ट्राई टू सॉल्व इट। क्योंकि अगर मैंने डायग्राम बना के दे दिया तो फिर तो आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी ही नहीं सॉल्व करने में। भाई सब लोग पहले इतना पार्ट कंप्लीट करेंगे कि रॉड रखी कहाँ पे है, मेरे को आंसर बताना इसका, जैसे सबको पता चल जाए। सब लोग आराम से चेक करो, एनालाइज करो कि रॉड कहाँ पे रखी होगी, और फिर मेरे को उस चीज का आंसर बताओ।
लवप्रीत आइडिया लगा, रॉड कहाँ होगी? हर्ष? सर सेंटर एंड फोकस के बीच में। सेंटर एंड फोकस के बीच में। चलो भाई बिल्कुल सही है। क्यों बिल्कुल सही है? बस आपको थोड़ा सा ये चीज दीक्षिका आपका आंसर भी आ गया। दीक्षिका आपका आंसर बिल्कुल सही है यार, वेरी गुड। लेकिन बस माइनस साइन लगा देना दीक्षिका, बिकॉज रियल एंड इलोंगेटेड बोला हुआ है इसलिए। अरे प्रकुल तुम्हारा आंसर भी सही है, बढ़िया। तो बस मैं आपको बता देता हूं कि रॉड कहाँ पे प्लेस होगी। हमें इतनी चीज पता है कि जब भी बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट प्लेस होता है तो उस केस में हमारी इमेज इनलार्ज बनती है। तो इतनी बात तो क्लियर है कि रॉड बिटवीन सी एंड एफ होनी चाहिए, इतनी बात तो क्लियर है। लेकिन स्टार्ट कहां से होनी चाहिए? तो भैया डायग्राम बना के दे रहा हूं, फिर सॉल्व तो आप कर ही लोगे, और काफी बच्चों ने तो आंसर भी कैलकुलेट करके दे दिया है। कौशिक आपका आंसर भी सही है, अक्षिका आपका आंसर भी सही है, वेरी गुड यार। कि यार ये हमारा क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकल लेंथ। तो हमारी जो रॉड प्लेस होगी ना यार, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्टार्ट होगी और वो बिटवीन सी एंड एफ होगी। क्यों सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्टार्ट होगी? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि एक तो इनलार्ज इमेज है, तो इनलार्ज इमेज तो तभी बनेगी जब बिटवीन सी एंड एफ होगी। और जो इनलार्ज इमेज है वो रॉड को टच भी कर रही है, तो वो रॉड को तभी टच कर सकती है जब वो सी पे रखी हो, तभी इमेज यहीं पे बनना स्टार्ट होगी और वो इस तरीके से कुछ इनलार्ज इमेज बनेगी। तो यार ये इस वाले पॉइंट को आप, जैसे मैंने मेथड बताया था, इसको U1 कंसीडर कर लो, इसको U2 कंसीडर कर लो। तो U1 के लिए V1 की वैल्यू तो आपको पता ही है, U1 और V1 की वैल्यू सेम है। तो बस आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी? V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। V1 V2 U1 U2 सब कुछ आ गया, तो अब आप अपना मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लोगे। और क्या बात है भैया, काफी लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, फटाक कैलकुलेट किया है, बहुत बढ़िया। कौशिक आंसर सही है, बस साइन नहीं लगाया हुआ है तुमने। तो भैया कैलकुलेशन पार्ट आपका है, अब आप अपने आप कैलकुलेट कर लोगे, सारी वैल्यूज गिवन ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैग्निफिकेशन का फाइनल आंसर लिख रहा हूं, मैग्निफिकेशन का फाइनल आंसर आएगा 3/2। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि रियल एंड इलोंगेटेड इमेज है, ओ रियल इमेज है। और 3/2 मतलब 1.5, मतलब वैल्यू 1 से बड़ी है और इमेज इलोंगेटेड है। तो सर दिस इज द आपको फाइनल। करवा दो सोल्व। सॉल्व करा दूं? डन। चलो सबसे पहले मेरे को ये बताओ यार, ये यू की वैल्यू कितनी है? U1 की, U1 मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। यस सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है रेडियस, फोकल लेंथ का डबल। तो हमें क्वेश्चन में ठीक है। फोकल लेंथ कितना गिवन है? F है, तो ये 2F हो जाएगा। तो मतलब U1 की वैल्यू 2F है, इसको माइनस में लिख देता हूं। लेकिन माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, तो माइनस साइन लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो वैल्यू से मतलब है अभी। तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी? V1 की वैल्यू भी -2F 2 है। आएगी। अब बस क्या करना है, U2 की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो एरी एक चीज सोचो, U2 की वैल्यू कितनी होगी? मेरे को ये टोटल डिस्टेंस पता है, ये टोटल डिस्टेंस है 2F, और मेरे को ये वाली लेंथ भी पता है, ये वाली लेंथ रॉड की कितनी है? F/3। तो 2F - F/3 करो, आपको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस हमारा U2 होगा। एरी क्या ये चीज समझ में आई है? यस सर। तो मैं साइड में कैलकुलेट कर लेता हूँ। 2F - F/3, 6F - F 3 5F/3 आ जाएगा ये। तो U को रखो -5F/3। अब एरी बस एक चीज कैलकुलेट करके दे दो, U को -5F/3 रखो, फोकल लेंथ को -F रखो, और मेरे को V2 की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो, V2 की वैल्यू कितनी आ रही है। इतनी हेल्प कर दो बस मेरी, V2 की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो। तो एरी चेक करना, V2 की वैल्यू -5F/2 आ रही है क्या? यस सर। डन। V2 की वैल्यू आ जाएगी -5F/2।
तो अरे अब काम खत्म हो गया, मेरे को मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना था। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था माइनस V2 माइनस V1, मतलब आपको बस लेंथ को सब्ट्रैक्ट करना है, साइन को कंसिडर नहीं करना है, याद रखना। U2 माइनस U1। तो यार U2 माइनस U1 का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट तो मेरे को पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है? F/3 माइनस साइन V2 माइनस V1 करना है, मतलब इन दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5F माइनस 2 माइनस 2F कर दो। माइनस साइन तो सिर्फ ये बता रहा है कि इमेज लेफ्ट हैंड साइड बनी है, माइनस साइन को मत देखो। 5F माइनस 2 और 5F/2 माइनस 2F करो और चेक करो ये कितना आ रहा है, और उसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको। -3/2। -3/2। अरे एक बार अच्छे से चेक कर लो, अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करता हूँ फिर। डन सर। बिल्कुल क्लियर भी है ना क्वेश्चन? यस सर। चलो डन। तो भैया आज के लिए इतना ही, ये हो गया हमारा स्फेरिकल मिरर का। नेक्स्ट क्लास में एक दो क्वेश्चन और करेंगे, थोड़े एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन कॉनकेव मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर पे, और फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे रिफ्रैक्शन। तो यहां तक पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना। डन डन डन। यस सर। चलो भैया, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय। थैंक यू सर। ओके।